हाँ दोस्तों, नमस्कार। प्रोविजन एकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। चलिए आज से हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करते हैं जीएस जीके में, जो कि एनसीईआरटी बैच रहेगा। क्लास 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी लाइन टू लाइन हम लोग पढ़ेंगे और आप लोगों के साथ डिस्कस भी करेंगे जहाँ पे जो दिक्कत आएगी। तो ये एक नया प्लान था आप लोगों के लिए। अभी तक हम लोग बोर्ड पे कुछ ऑनलाइन क्लासेस दे रहे थे, अब लाइन टू लाइन बुक का, जिससे कि बच्चों को जो न्यू कॉमर बच्चे आते हैं यूपीएससी की तैयारी या एसएससी बैंक रेलवे की तैयारी एनसीईआरटी पढ़ते हैं, उन्हें पढ़ने में समस्या होती है, वर्डों को समझने में समस्या होती है, कॉन्सेप्ट को समझने में समस्या होती है। इन सभी समस्याओं को देखते हुए हम लोग एक नई सीरीज आज से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर आपको डेली 25 से 30 मिनट की क्लासेस रहेंगी। लगभग 20 से 30 मिनट क्लासेस रहेंगी। आपको कॉन्सेप्ट डेली मिलता रहेगा, छोटे छोटे वीडियो में मिलेगा, जिससे आपको पढ़ने में समझने में दिक्कत ना हो। चलिए स्टार्ट किया जाता है। थोड़ा क्वालिटी इम्प्रूवमेंट होगी, आप लोग कोशिश करिएगा। सामाजिक विज्ञान, जो कि पृथ्वी हमारा आवास, कक्षा 6 के लिए भूगोल की पाठ्य पुस्तक है। पहले जियोग्राफी भौगोलिक क्षेत्र में पढ़ना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, उसी की सीरीज स्टार्ट करते हैं हम लोग आप लोगों के साथ। ये आपका सिलेबस रहा। पहले हम विषय सूची को देख लेते हैं किसी भी टॉपिक पर। सौरमंडल में पृथ्वी, ग्लोब, अक्षांश और देशांतर, पृथ्वी एवं गतियाँ, मानचित्र, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, पृथ्वी के प्रमुख स्थलमंडल। 6 नंबर पे हमारा देश भारत, भारत जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। टॉपिक को 8 टॉपिक है, लगभग में समझ लीजिए कम से कम 1 महीने में ख़त्म, 1 महीने क्या 15 दिन में ख़त्म कर दिया जाएगा। कोशिश रहेगी आप लोगों के साथ शुरू करते हैं। इसमें पहली बात हम उद्देश्य क्या है, उद्देश्य का को पढ़ते हुए स्टार्ट करते हैं। उद्देश्य के बारे में कॉन्सेप्ट होना चाहिए। उद्देश्य का भारतीय संविधान में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश की गई थी, जिसे स्वीकार किया गया। तो हम भारत का संविधान में उद्देश्य क्या है, इसको एक बार पढ़ते हुए चलेंगे। हम भारत के लोग, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम भारत के लोग, जितने भी हम भारतीय लोग हैं उन्हीं के बारे में कहता है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये लाइन, तो आपको माइंड में रख लेनी चाहिए। यूपीएससी यूपीपीएससी में हजारों बार तो बहुत ही बोल दिया, कई बार पूछ चुका है क्वेश्चन। अभी तो एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है, ये 4 सेट में से एक सेट गायब कर देता है और पूछ लेता है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, पंथ निरपेक्ष शब्द बाद में जोड़ा गया था, इसको भी पूछता रहता है। ठीक, ये 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसमें ऐड हुए थे। लगभग में 42वां संविधान अधिनियम 1976 की धारा 2 द्वारा प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया। नीचे दिया भी गया प्रभुत्व संपन्न, ये देखिए नीचे दिख रहा होगा, कैमरे में आ जाएगा। ये देखिए 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 2 द्वारा प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य पहले था। लोकतंत्रात्मक शब्द था, गणराज्य भी शब्द था, प्रभुत्व संपन्न था। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द बाद में जोड़ा गया। ठीक, समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द नहीं था, पहले ये शब्द था। तो ये लाइन याद रखना कि 1976 के पहले जो 42वां संविधान संशोधन, ये लाइन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। 42वां संविधान संशोधन 1976 के पहले ये लाइन प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य थी, जो कि बाद में 42वां संविधान संशोधन 1976 में इस लाइन को हटाते हुए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्द जोड़ दिया। अब इसके आगे पढ़ते हैं। बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। हमारे उद्देश्य में न्याय कौन कौन से हैं? सामाजिक हैं, आर्थिक हैं, राजनीतिक न्याय की बात कही गई है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता कितने प्रकार के हैं? 1 2 3 4 5 प्रकार की स्वतंत्रता। विचार हमारा क्या है? अभिव्यक्ति हम क्या बोलना चाहते हैं, विश्वास क्या करना चाहते हैं, धर्म हम क्या रखना चाहते हैं, उपासना जो हम व्रत रखते हैं, जितने भी उपासना करते हैं, क्रियाकलाप करते हैं ईश्वर के लिए, किन्हीं कारणों के लिए है, इसकी स्वतंत्रता हमारे उद्देश्य में निहित है। 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, याद रखना। ठीक, अब
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय हैं हमारे देश का, में 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, समता 2 है, प्रतिष्ठा और अवसर, हर व्यक्ति की गरिमा और प्रतिष्ठा बना कर रखी है, या हर व्यक्ति को अवसर भी मिलना चाहिए, समता 2 है। प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक, आत्मार्पित करते हैं। तो ये चीज़ें नोट करना है। हमारा संविधान कब अंगीकृत किया गया, अधिनियमित आत्मार्पित किया गया? 26 नवंबर 1949। ये लाइन आपको, ठीक ना। संविधान 24 नवंबर 1949 बन तैयार हो गया था, जिसे 26 नवंबर 1949 को पूर्णतः ग्रहण कर लिया गया, जो इसे एक्सेप्ट कर लिया। अब पूर्ण रूप से लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था। अब इसके बाद इसमें 2 संशोधन हुए हैं, दोनों को हम देख लेते हैं। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 की धारा द्वारा राष्ट्र की एकता के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया। पहले राष्ट्र की एकता, देखिए राष्ट्र की एकता और अखंडता था, तो यहाँ अखंडता शब्द भी कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। याद रखना, यहाँ पर जोड़ा गया था, जो कि पंथ निरपेक्ष, संपूर्ण प्रभुत्व, संपूर्ण शब्द जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया और अखंडता जोड़ा गया। याद रखना, पहले प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था, ठीक ना। चलिए अब आगे, और एक अखंडता शब्द जोड़ा गया। अखंडता शब्द याद रखना हमें, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था और समाजवादी शब्द जोड़ा गया। 1 2 3 ये 3 वर्ड बहुत महत्वपूर्ण है। ये 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। चलिए हम नया पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं जियोग्राफी में। फिर भी 7 मिनट से टाइम एक्स्ट्रा चला गया हमें इंट्रोडक्शन देने में इनका। चलिए, सौरमंडल। सौरमंडल में पृथ्वी, हमारा सौरमंडल है, हमारा एक पृथ्वी है जिस पे हम लोग निवास करते हैं। उसी पे हम बैठ के आप लोगों को ये वीडियो भी दे रहे हैं, शूट कर रहे हैं और आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं। उसी पृथ्वी पर ही 7 महाद्वीप हैं, जिनमें सबसे बड़ा महाद्वीप आप लोगों को जैसे पता ही है एशिया, दूसरे नंबर पर अफ्रीका, तीसरे नंबर पर नॉर्थ अमेरिका, चौथे नंबर पर साउथ अमेरिका, पाँचवें नंबर पर अंटार्कटिका, जहाँ पे मानव विहीन है, मानव नहीं पाए जाते हैं। वहाँ पे लोग कुछ जीव पाए जाते हैं, लेकिन मानव वहाँ पे नहीं निवास करते हैं मूलतः। 5वां छठा आपका यूरोप आ गया। 7वां ओशनिया या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। 7 महाद्वीप है और 5 महासागर भी हैं जो महत्वपूर्ण हैं, बड़े बड़े, उनका नाम लेते हुए चलते हैं। सबसे बड़ा महासागर पैसिफिक ओशन या प्रशांत महासागर है, जैसा आप लोगों को पता होगा, हमारी बातों को नोट कर लीजिएगा। प्रशांत महासागर। दूसरे पे आपका आंध्र महासागर या अटलांटिक महासागर। तीसरे नंबर पे आपका हिंद महासागर, हमारा देश हिंदुस्तान के नाम पर पड़ा एकमात्र महासागर का नाम है हिंद महासागर, ठीक ना। हिंद महासागर। तीसरा नंबर पे दक्षिणी महासागर, जो कि अंटार्कटिका के ऊपर पाया जाता है या हिंद महासागर के नीचे पाया जाता है। नंबर 5वां आर्कटिक महासागर, आर्कटिक ओशन लिखा जाता है, आर्कटिक ओशन। तो ये 5 महासागर और 7 महाद्वीप और छोटे छोटे जलीय क्षेत्र हैं, तो कई सारे हैं, उनको पढ़ेंगे हम धीरे धीरे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सौरमंडल में पृथ्वी। देखो, सूर्यास्त के बाद हम लाइन टू लाइन पढ़ने के लिए आपके लिए प्रॉमिस किए थे, लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। पहली लाइन, सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना इतना अच्छा लगता है आसमान में पहले 1 या 2 चमकते बिंदु दिखते हैं। सब सूर्यास्त होता है तो हम लोग देखते हैं रात में आसमान को, लेटे रहें या कैसे भी रहें, तो हमें 1-2 बिंदु दिखाई देते हैं आसमान में। 2 सेकंड, चलिए ठीक है। पहले 1 या 2 चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। तारे, जो इन्हें तारे कहा जाता है, हम लोग पहले देखते हैं आसमान जब सूर्य ढलता, नहीं तो आप लोग एहसास कर लीजिएगा, आज देख लीजिएगा रात में, शाम ढलेगी तो देखना आकाश में पहले 1-2 तारे दिखेंगे, फिर धीरे धीरे तारे दिखने बढ़ती, संख्या बढ़ती जाती है, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते, इतनी बढ़ती गणना नहीं कर सकते संपूर्ण ब्रह्मांड में, ठीक। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, स्वाभाविक है। देखते हैं संपूर्ण पूरा आकाश छोटी छोटी चमकीली
तारों से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं और कुछ धुंधले होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो कुछ टिमटिमाते हुए रहेंगे। आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। ठीक, इन सब का रीजन मिलेगा। इन चमकीले वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। स्वाभाविक है, देखते हैं हम लोग, तारे देखें, चंद्रमा दिखता है। यह अलग अलग समय पर अलग आकार और अलग स्थिति में दिखाई। चंद्रमा देखते हैं डेली, छोटा जैसा दिखेगा, फिर थोड़ा सा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा, थोड़ा बड़ा, जब वो आकार, और एक दिन बाद 28 दिन बाद पूरा आकार ले लेता है। ठीक ना। आप संपूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार ही देख सकते हैं। ठीक, पूरा एक उस चंद्रमा का आकार जो पूरा बड़ा वाला रहता है, महीने में एक बार ही दिखता है। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात को यह पूर्णिमा होती है। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात को पूर्णिमा, जब जिस दिन पूरा चंद्रमा दिखाई देगा बड़ा सा, उस दिन रात को क्या कहते हैं? पूर्णिमा कहते हैं, पूर्णिमा होती है। 15 दिन बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। क्या होती है? नए चंद्रमा की रात को अमावस्या होती है। जब चंद्रमा पूर्णतः 15 दिन बाद नहीं दिखाई देगा, गायब रहेगा, तो उस रात को क्या कहते हैं? अमावस्या कहते हैं। अमावस्या को चंद्रमा नहीं दिखता है और पूर्णिमा को चंद्रमा पूर्ण रूप से दिखता है। पूर्णिमा को चंद्रमा पूरा दिखता है, अमावस्या को चंद्रमा लुप्त रहता है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं, क्योंकि आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के 2 सेकेंड नहीं होता है कि हम ठीक, क्या आप ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात का आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा यूँ इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। वैसे स्वाभाविक है, जो तारे हैं, जो हमारा चंद्रमा है, दिन में भी वहीं पर वैसे ही दिखता है। लेकिन दिन में होता क्या है, हम पृथ्वी के जिस क्षेत्र में रहते हैं वह क्षेत्र सूर्य के सामने होता है। वह क्षेत्र पृथ्वी का सूर्य के सामने होता है। जब सूर्य के पृथ्वी, जैसा पता ही, पृथ्वी घूर्णन करती है, घूर्णन करने के आधार पर दिन रात निर्धारित होता है। पृथ्वी 12 घंटे पृथ्वी सूर्य के सामने होती है, 12 घंटे पृथ्वी अपोजिट होती है। लगभग में 24 घंटे में पृथ्वी घूर्णन कर जाती है। तो 12 घंटे जो सिरा सूर्य के सामने होगा पृथ्वी का, वहाँ पर आकाश में तो वैसे तारे चमकेंगे, तारे चंद्रमा भी दिखेगा, लेकिन वहाँ पर उस समय सूर्य का प्रकाश इतना तेज रहता है कि उन प्रकाश को दूर से आने वाले प्रकाश दिखाई देने वाले लुप्त रहते हैं। कभी आप हल्की बादली या हल्का प्रकाश थोड़ा डिम रहे देखो, दिन में चंद्रमा दिख जाते हैं, चंद्रमा दिख जाता है, दिन में दिखाई दे जाता है। एहसास करो, देखना, प्रैक्टिकली करके दिखेगा। और वहीं पर पृथ्वी के आधे सिरे पर जब आपके यहाँ दिन है, मान लीजिए आप इंडिया में रहते हैं तो आपके जस्ट अपोजिट यूएसए है, नॉर्थ अमेरिका है, तो वहाँ देखोगे लगभग नॉर्थ अमेरिका के पूर्वी क्षेत्रों में तो रात रहती है। ठीक, बहुत अच्छी रात रहती है, वहाँ पूरी फुली नाइट रहेगी। ठीक, तो जब वहाँ रात रहेगी तो वहाँ पे तारे वैसे हुबहू दिखेंगे जैसे आपके यहाँ दिखते रहते हैं। ठीक है, चंद्रमा की स्थितियाँ कुछ चेंज रहेगी, वैसे रहेगी, लगभग 19-20 रहेगी, दिखेगी, लेकिन आपके यहाँ दिन रहता है। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं। सूर्य, चंद्रमा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। 2 सेकंड, चलिए देखिए। सूर्य, नई लाइन, आगे लाइन, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाते हैं। सूर्य, चंद्रमा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं वो खगोलीय पिंड कहलाते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले, खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? सूर्य, चंद्रमा, सभी वस्तुएं जितने भी तारे हुए दिखते हैं हमें चमकते हुए, सब खगोलीय पिंड कहलाते हैं। ठीक, कुछ खगोलीय बड़े पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं, वे गैसों से बने होते हैं। जो खगोलीय पिंड थे वो गर्म होते हैं, बड़े आकार के होते हैं, गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी स्वयं की ऊष्मा होती है, स्वयं का प्रकाश होता है, जिससे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है, हमारा सबसे नज़दीक तारा सूर्य है।
ठीक ना। पृथ्वी से सबसे नज़दीक का तारा सूर्य है, ठीक ना, याद रखना। तो जो स्वयं जिन खगोलीय पिंडों का स्वयं का प्रकाश होता है, स्वयं की ऊर्जा होती है, उन्हें तारा कहते हैं। वे प्रकाश करते हैं। हमारी इस पृथ्वी पर प्रकाश सूर्य से आता है। सूर्य का स्वयं, पृथ्वी का स्वयं का प्रकाश नहीं, चंद्रमा भी का स्वयं का प्रकाश नहीं, चंद्रमा भी सूर्य के प्रकाश के पड़ने से ही चमकता हुआ दिखाई देता है हमें पृथ्वी से। चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं हम लोग। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, सूर्य के समान ही चमकते हुए तारे दिखाई देते हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर है होने का हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते। वे अत्यंत छोटे दिखाई देते हैं। जो तारे दिखाई देते हैं वो सूर्य से भी बड़े तारे हैं। सूर्य भी एक तारा है, सबसे नज़दीक का तारा है, तो नज़दीक है, थोड़ा बड़ा दिखता है। रात में जब सूर्य के जो पीछे वाली पृथ्वी होती है, सूर्य के अपोजिट चली जाती है पृथ्वी घूर्णन करके, तो वहाँ से देखते हैं तो रात में बहुत तारे दिखते हैं। जब तारे दिख रहे हैं वो भी सूर्य की ही तरह हैं, सूर्य से बड़े हैं, लेकिन वो सूर्य से कई गुना दूर हैं, तो उनका प्रकाश पृथ्वी पे नहीं आ पाता है, लेकिन वो पृथ्वी से प्रकाशित होते हुए दिखते हैं रात में चमकता हुआ, ठीक ना। उन्हें उनकी स्वयं की ऊष्मा होती है और वो अत्यंत छोटे होते हैं, यहाँ से दिखाई देते हैं, इसलिए उनका प्रकाश नहीं पड़ता है। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर हमें सभी वस्तुएं छोटी दिखाई देती है। स्वाभाविक है, प्लेन उड़ता रहता है आसमान में, छोटे सा दिखता है, एक बीते का भी नहीं रहता है। नापते हैं बच्चे छोटे छोटे, हाँ एक बीता का प्लेन है, उससे भी छोटा रहता है। छोटे छोटे बच्चे बचपन में नापते हैं तो वही जो प्लेन नीचे उतरता है देखते बड़ा रहता है। लगभग में एक प्लेन 30 मीटर समथिंग में 30 मीटर 15-20 मीटर से कम नहीं रहता है, ठीक ना। 40 फुट 50 फुट का लंबाई रहता है प्लेन का। तो ये सब चीज़ें रहीं, तो 50 फुट का 30 मीटर समथिंग रहता है, 70-80 मीटर फुट रहता है प्लेन लंबाई। तो आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहे हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। रात में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। नक्षत्र मंडल का आकाश में देखते हैं, रात में नक्षत्र मंडल दिखता है, तारों का एक समूह होता है, ठीक। नक्षत्र मंडल विविध आकृतियों को देख सकते हैं, ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सी मेजर या बिग वियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है जो हमारा चर्चा में रहता है। अर्सा मेजर और बिग वियर, ध्यान करना, अर्सा मेजर और बिग वियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है स्मॉल वियर या सप्तऋषि, जो हमें नॉर्मली से दिख जाता है स्मॉल वियर या सप्तऋषि, अंडरलाइन कर देते हैं, या सप्तऋषि। सात ऋषि संत, यह 7 तारों का समूह है जो कि बड़े नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। किसका भाग है? अर्सा मेजर का भाग है। 7 तारों का समूह है जो कि एक बड़े नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। क्यों? सप्तऋषि। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों, नक्षत्र मंडलों को दिखाए। प्राचीन समय में लोग रात में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते। भाई पहले इतना दिशा का ज्ञान नहीं था, तो लोग रातों में तारों के माध्यम से दिशा निर्धारित करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, ठीक। इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं। आप उत्तर साइड में देखोगे रात में एक चमकता हुआ तेज